तो हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल और आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दिस इज योर पीडियाट्रिक एडुकेटर स्वरा और आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं भाई कि जो EMRS टीयर 2 का आपका एग्जाम होने वाला है उसमें डिस्क्रिप्टिव फेज में बहुत सारे बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी, बहुत सारा कंप्लेन हो रहा था कि मैम डिस्क्रिप्टिव फेज में किस तरीके के आपके जो है एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम बच्चों बात करने वाले हैं कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव और MCQ दोनों ही क्वेश्चंस पेपर, दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आपके EMRS टीयर 2 के फेज में देखने को मिलेगा। उसमें हाउ टू अटेम्प्ट MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड हाउ टू अटेम्प्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एज वेल। तो इस वीडियो में बात करते हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि EMRS टीयर 2 में यानी कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है भाई, क्योंकि जो आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चंस रहने वाला है बच्चों वो आपके डिस्क्रिप्टिव फेज से रहने वाला है। यानी कि आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस या फिर राइटिंग स्किल्स जो है वो पता होना चाहिए इस एग्जाम्स में क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि भाई 40 मार्क्स का तो आपका MCQ आ जाएगा, 40 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर ईच 1 मार्क्स। बट आपका जो डिस्क्रिप्टिव फेज वाला यानी कि जो रिटिंग स्किल वाला जो आपका फेज होगा यानी कि जो पार्ट होगा उसमें बच्चों आपको पूरी की पूरी अच्छे से राइटिंग स्किल्स जो है वो अच्छे से आनी चाहिए, तब आपको वो 60 मार्क्स ग्रैब करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो भाई यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि थंबनेल में लिखा हुआ है बच्चों कि प्रॉपर तरीके से राइटिंग स्किल आपकी कैसे होनी चाहिए, ठीक है। एज वी ऑल नो कि हमारे स्टाफ नर्स का जो अब टीयर 2 का जो है बच्चों एग्जाम रुका हुआ है, उसका जैसे ही आपको क्या होता है, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आता है उसी टाइप से, उसी तरीके से, उसी टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत आपको रिकॉल करते रहना पड़ेगा कि किस हिसाब से आपका जो है वो नर्सिंग का जो प्रपोर्शन आपने तैयार किया है उसकी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ये तभी हो पाएगा बच्चों जब आप अभी से क्या कर पाओगे, इस चीज़ों पे अपना कमांड बनाना शुरू कर दोगे, बिकॉज वी नेवर नो कि कब आपका एग्जाम हो जाए, ठीक है। और अगर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 महीने हैं तो 2 महीने में आपको MCQ भी प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ आपको राइटिंग स्किल पे भी काम करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव जो है बच्चों, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके आएंगे, ठीक है जी, 40 मार्क्स के। दो अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन पैटर्न देखने को मिलेंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया बच्चों, एक तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो हमें बहुत सारा मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है कि ऑब्जेक्टिव किस तरीके से होता है, कैसे आपको MCQ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, नेगेटिव का ध्यान रखना है। बट व्हाट वी थिंक अबाउट द डिस्क्रिप्टिव फेज, हमें इसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे वेरिएशन देख पा रहे होंगे तो ये जो है बच्चे ऑब्जेक्टिव फेज वो आपका 40 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव फेज जो है वो आपका 60 मार्क्स का आने वाला है। तो ये जो है ये पैटर्न आपको बहुत अच्छे से कमांड करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि ये जरूरी नहीं कि हमारे 40 के 40 क्वेश्चन सही हो जाएं। अगर मान लेते हैं कि हमारे 32, ठीक है जी, 32 या 33 क्वेश्चन सही भी हो गए, ठीक है, जो कि हम मान के चल रहे हैं, इससे कम भी हो सकते हैं बच्चों, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बट अगर हमारे 32 से 33 क्वेश्चन सही भी हो गए और हमारी यहाँ राइटिंग स्किल क्या है, 0 है, तो हम क्या करेंगे, तो भी हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो वेटेज है वो वेटेज बच्चों आपका डिस्क्रिप्टिव वाले राइटिंग स्किल का ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको MCQ प्रैक्टिस के साथ साथ आपको राइटिंग स्किल्स, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका किस तरीके से करते हैं, थोड़ा UPSC वाला वो हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई MCQ तो छोड़ो, आपको राइटिंग स्किल, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका जो है वो रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए काफी हद तक अच्छी, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रॉपर एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल कंटेंट आपको डिलीवर करना पड़ेगा, तब आपको क्या होगा, ये 60 मार्क्स यहाँ पे ग्रैब कर पाओगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे बच्चों फॉर ईच क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपको 40 क्वेश्चंस के लिए 40 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव में 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 क्वेश्चंस आपके होंगे 60 मार्क्स के, जिसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो अगर आप, और ये 4 नंबर आपको पूरे मिल भी नहीं जाएंगे अगर आपने एकेडमिक अपना अच्छे से ध्यान में होगा, अगर आपको एकेडमिक ध्यान में होगा तो आपने देखा होगा कि कभी भी हमको फुल मार्क्स नहीं मिलते थे, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आपने बहुत अच्छा भी लिखा तो 3.5 या 3 मार्क्स आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे हमें ये वाला स्कोर कमांड करने के लिए बहुत अच्छी राइटिंग स्किल आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, या फिर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को या कोई भी रिगार्डिंग क्वेश्चन आपका
आता है तो उसके रिगार्डिंग हमें पूरा का पूरा कंटेंट अच्छे से आना चाहिए। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भाई आपको बहुत अच्छे से लर्निंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। पढ़ने और लिखने की दोनों की साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है और आपको क्या लिखना है। अगर आप ध्यान में आ रहा होगा आपके, तो जब हम एकेडमिक सेशंस में हुआ करते थे, जब हमारा यूजी या पीजी चल रहा होता था, तो हम ये देख पाते थे कि जो क्वेश्चन पेपर आया होता था उससे या तो हम हटके अटेम्प्ट करके आते थे, या तो फिर हम समझ ही नहीं पाते थे कि एग्जाम में क्वेश्चन एक्चुअली पूछा क्या है, ठीक है। तो आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो है वो क्या आपसे मांग रहा है और आपको किस टाइप का डिलीवर कंटेंट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों। अगर हम डिस्क्रिप्टिव फेज की बात करें तो यहाँ पे पूरी थ्योरी की नॉलेज आपको बहुत अच्छे उसमें होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं थ्योरी नॉलेज की बात करूं तो कॉन्सेप्ट आपका हर एक चीज को लेके बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है जी। बहुत ज्यादा आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एवरी सब्जेक्ट का, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बच्चों वेटेज की, तो आप देख लीजिएगा MSN, ठीक है जी, MSN, FON, पीडियाट्रिक, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, OBG एंड गायनी, कम्युनिटी, ठीक है। ये सीरियल वाइज बच्चे आपको सब्जेक्ट का वेटेज देखने को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है जी। सीरियल वाइज आपको वेटेज देखने को मिलेगा, तो आपको इन सारे ही सब्जेक्ट्स पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, कमांड करते रहना पड़ेगा। फार्मेकोलॉजी, फार्मा, ठीक है जी। फिर आपका हो गया सोशियो साइको, सोशियो साइको, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री, या फिर चाहे आप बात कह लो, या फिर बच्चों चाहे आप बात कह लो यहाँ पे, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल, और नेक्स्ट अगर आप बात कर लेंगे यहाँ पे तो बच्चों आपका हो जाएगा रिसर्च, ठीक है जी, रिसर्च, रिसर्च एंड एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि ये रहा आपका सीरियल वाइज, मैंने बता दिया कि कौन कौन सा आपका वेटेज जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले यू हैव टू नो अबाउट एवरीथिंग ऑन MSN, ठीक है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए MSN के हर एक सिस्टम के बारे में, ठीक है भाई। यहाँ पे हर एक सिस्टम को आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। जैसे आपका हो गया कार्डियो, ठीक है जी, कार्डियो, इंटीग्रोमेट्री, रीनल, स्केलेटल, एंडोक्राइनोलॉजी, ENT, न्यूरो, ठीक है भाई। तो ये सारे सिस्टम्स पे आपको कमांड होना चाहिए। एवरीथिंग यू हैव टू नो अबाउट दीज सिस्टम, ठीक है। जो भी डिजीज कंडीशंस बनते हैं, जो भी चीजें आपकी आती हैं, वो सारी चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वे में यहाँ पे चीजें MSN के बारे में आनी चाहिए। अब अगर मैं FON की बात करूँ तो FON में बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी आपके प्रपोर्शन होते हैं किस चीज के बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप सबसे पहले आपको फर्स्ट एड के बारे में, ठीक है जी, फर्स्ट एड, कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, प्रोसीजर्स, जितने भी फंडामेंटल प्रोसीजर्स है बच्चों वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे फिर मैं और अगर बात करूं तो आपको क्या होना चाहिए, जितने भी आपके थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस, थेराप्यूटिक
कम्युनिकेशंस प्रोसीजर में बच्चों लाइक आपका एनजी इंट्यूबेशन हो गया, ईटी इंट्यूबेशन हो गया, आपका कैथेटराइजेशन हो गया, आपका ब्लड सैंपलिंग हो गया, एबीजी एनालिसिस हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको एफओएन में कम से कम याद करना ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पीडियाट्रिक की बात करूँ तो पीडियाट्रिक में बच्चे जितने भी ऑल स्कोर्स, ठीक है, जितने भी स्कोर्स हैं जस्ट लाइक आपके क्या हो गए, अपगार स्कोर, ठीक है बच्चों, अपगार स्कोर, ठीक है, बर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, बर्न का कैलकुलेशन, ठीक है जी, बर्न का कैलकुलेशन, नियोनेटोलॉजी, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर आप बोल सकते हो नियोनेटल केयर, फ्लैट स्केल, ठीक है जी। जितने भी स्कोरिंग वाले टॉपिक्स हैं आपके, जो भी आपके स्कोर्स वाले या फिर आपके क्या है स्केल्स वाले टॉपिक्स हैं, वो सारी स्कोरिंग आपको पीडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात करूं तो बच्चे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, साइकोटिक कंडीशंस, ठीक है जी। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल थेरेपीज, साइकोलॉजिकल थेरेपीज की अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, ठीक है जी। ओबीजीएन गायनी की बात करूं तो हाई रिस्क कंडीशंस, ठीक है जी, हाई रिस्क कंडीशंस बच्चों, हाई रिस्क कंडीशन जस्ट लाइक आपका क्या हो जाएगा, प्री इक्लेम्शिया, ठीक है जी। थर्ड वन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है जी। हाइपरटेंशन, प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, कॉर्ड एबनॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें आपको ओबीजीएन गायनी में पता होनी चाहिए। अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो कम्युनिटी में बच्चों आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है जी, एनपीपी यानी कि नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, या फिर आप क्या कर सकते हो, जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स आपके होते हैं, ठीक है जी, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स आपके होते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स, ठीक है जी। नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रासेप्टिव एंड वन मोर थिंग अगर मैं बात करूं तो बच्चों आपका वाटर क्लोरिनेशन, ठीक है जी, वाटर क्लोरिनेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, वाटर क्लोरिनेशन। इन चीजों के बारे में क्या होना चाहिए, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। फार्मा की अगर मैं बात करूं तो जो भी आपके क्लासिफिकेशंस होते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स, ठीक है जी। फिर आप क्या बोल सकते हो, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है जी। और क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स के साथ साथ बच्चों आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी पता होना चाहिए, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन भी पता होना चाहिए, साइड इफेक्ट्स भी पता होना चाहिए, ये सारी चीजें साथ साथ आपको क्या करनी है, डील करते हुए चलना है, ठीक है जी। सोशियो एंड साइको में अगर मैं बात करूं तो साइको में जितनी भी चीजें आपने पढ़ी, हैलुसिनेशन, डिल्यूजन, ठीक है जी, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंटल प्रोग्राम, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आपको पता होनी चाहिए, निहिलिस्टिक पर्सनालिटी क्या होती है, ठीक है, डिल्यूजनल पर्सनालिटी क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सोशियो की अगर मैं बात करूं बच्चों तो सोशियो में आपका हो जाएगा, आप यहां पे एक चीज लिख सकते हैं, मैरिज, ठीक है जी, मैरिज। दूसरी चीज टाइप ऑफ फैमिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान से इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपके सारे ही जो ये है, ये ईएमआरएस पर्टिकुलरली नहीं, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके हर एक एग्जाम में हाईलाइटेडली पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक्स आपको कवर एनी हाउ कर ही लेना है, ठीक है। अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, न्यूट्रिशन की और बायोकेमिस्ट्री की, तो न्यूट्रिएंट्स में बच्चों आपको क्या करना है, आपको विटामिन के चार्ट, ठीक है जी, विटामिन के चार्ट, डिफिशियंसी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, डिफिशियंसी से रिलेटेड डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो गए, ठीक है जी। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, आपका क्या हो जाएगा, फैट का कॉम्पोजिशन या फिर फैट के टाइप्स जो हो गए। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन से रिलेटेड चीजें आप क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। बैलेंस्ड डाइट, ठीक है जी, बैलेंस्ड डाइट।
फिर आपका हो जाएगा BMI मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड BMR कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है बच्चे, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल ही नहीं भूलना है। इन्फेक्शन कंट्रोल में आप क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है जी, डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन बच्चों। ठीक है जी, ऑटोक्लेविंग मैकेनिज्म, ऑटोक्लेविंग क्या होती है, कोल्ड चेन क्या होता है। ठीक है, ब्लड स्पिल मैकेनिज्म, ब्लड स्पिल मैकेनिज्म। ठीक है जी, और आपका क्या हो सकता है यहां पे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्शन कंट्रोल। इन सारी चीजों के बारे में क्या होना चाहिए बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। रिसर्च में आप बोल सकते हो डिस्क्रिप्टिव डाटा, डिस्क्रिप्टिव डाटा। ठीक है, डाटा कलेक्शन, सैंपलिंग। ठीक है जी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। डाटा। ठीक है जी, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं बच्चों बेसिक बेसिक जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, इस पे आपका बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। अब मान लेते हैं बच्चे, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक जो हमारा पॉइंट रहता है कि भाई कोई भी मान लेते हैं कि चलो मैम ये तो आपने सिलेबस बता दिया, वेटेज बता दिया कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, बट यू हैव टू नो अबाउट हाउ टू रिटन, हाउ टू राइट। ठीक है, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। तो अगर मान लेते हैं, जैसे आपको अगर याद होगा जब आप एकेडमिक में थे बच्चे, तो आपने देखा होगा कि जो अपना जब हम क्या लिखते थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लिखते थे। मान लेते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन आया है जो वो कुछ इस तरीके से आया है कि क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है आपको डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट यूज्ड इन, डिस्क्राइब, फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब द प्रिंसिपल of, describe the principle of and concept of and concept of pediatric nursing। पीडियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट, पीडियाट्रिक नर्सिंग का प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट क्या है आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। और इसके आगे आपको 4 मार्क्स दिया हुआ है कि ये जो आंसर बनेगा आपका वो 4 नंबर का बनेगा। अब यहाँ पे आंसर अटेम्प्ट करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा बच्चों कि ये जो आंसर है हमारा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का है। यहाँ पे क्या करोगे आप, हेडिंग डाल सकते हो इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यू हैव टू नो अबाउट, यू हैव टू राइट अबाउट कि पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होती है। ठीक है जी, पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होती है। पीडियाट्रिक नर्सिंग को क्या करेंगे आप बच्चे, यहाँ पे अच्छे से हेडिंग डालने के बाद थोड़ा सा लिटिल बिट आप क्या लिखोगे पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में। उसके बाद फिर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स लिख सकते हो, सेकंड हेडिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। एंड थर्ड वन यू हैव टू राइट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है जी, पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो इतनी सारी चीजें लिखने के बाद में भी आपको 4 में से 3.5 नंबर मिल जाए अगर आपका कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा है तो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव फेज को यानी कि डिस्क्रिप्टिव वाले रिटन वाले फेज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है बच्चों। क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं वो टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ये सारे टॉपिक्स अगर आपको अभी इमीडिएट कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आपको इन सारे टॉपिक्स पे कमांड कर लेना चाहिए और साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी करना चाहिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने के साथ साथ किस तरीके के आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, कितने मिनट में करने
करने हैं ताकि जो आपका 3 घंटा है, अच्छा यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि आपका जो एग्जाम होने वाला है बच्चों वो क्या है, 3 घंटे का होगा, इसीलिए आपको 3 घंटे दिए जा रहे हैं क्योंकि 40 क्वेश्चंस आपके क्या हैं, एमसीक्यू है, एंड 15 क्वेश्चंस आपके क्या हैं बच्चों, डिस्क्रिप्टिव है, और इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा, टाइम इसमें आपको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा लगेगा, इसीलिए आपको बहुत प्यार से बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज करते करते क्लास को आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ नर्सिंग अड्डा के साथ, ताकि ये सारी चीज़ें जो भी कंफ्यूजिंग आपकी चीज़ें हैं वो चीज़ें हम साथ साथ क्लियर कर पाएँ, और सारा का सारा कॉन्सेप्ट चाहे वो MSN से रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपके किसी भी अनदर सब्जेक्ट से रिगार्डिंग हो, पीडियाट्रिक से रिगार्डिंग हो, उन सब चीज़ों को हम टाइम टू टाइम क्या कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। और मैं आपको बता देती हूँ कि उस पर्टिकुलर तैयारी को करने के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, उन पूरी तैयारी को अच्छे से कमांड करने के लिए भाई आपको क्या करना है। तो भाई हमने यहाँ पे लेके आया है आपके लिए एक ऐसा बैच जो आपको पूरी तरीके से बच्चों क्या करेगा, EMRS के कॉन्सेप्चुअल वे में एकदम प्रो बना देगा। मतलब आपको किसी भी टाइप की नर्सिंग प्रोपोर्शन से रिलेटेड कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। टियर 2 से रिलेटेड सारे टेंशन छोड़ दो और तैयारी करना शुरू कर दो। यहाँ पे आपका एक ऐसा बैच अवेलेबल है जिस बैच के साथ आप क्या कर सकते हैं, पूरा नर्सिंग का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा बच्चों EMRS फीमेल स्टाफ नर्स, यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे लक्ष्य 2.0 फीमेल स्टाफ नर्स का बच्चों ये बैच रहने वाला है टियर 1 प्लस टियर 2 के लिए, जिसपे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, एंड एक्स्ट्रा 2% ऑफ होने के लिए बच्चे आपको यहाँ पे YT54 को क्या करना है, अप्लाई कर देना है, और ये जो कोर्स रहेगा वो आपको सिर्फ 1999 रुपीज में मिल जाएगा। तो फॉर बेटर नॉलेज, फॉर बेटर प्रैक्टिस आपको क्या करना चाहिए, EMRS के इस लक्ष्य 2.0 बैच में इनरोल कर लेना चाहिए, और इसी के साथ आप अपना ध्यान रखते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा और अपनी प्रैक्टिस हमारे साथ अभी से शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।